साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हम आपकी आवाज़। इस वक्त हम सिरसा जिला के गांव बनवाड़ा की गौशाला के अंदर मौजूद हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा के तहत आज हमारे साथ कुछ मेहमान लोग जुड़े हुए हैं। हरियाणा गौ सेवा आयोग के वाइस चेयरमैन श्री विद्यासागर बागला जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। उनके साथ योगेश बिश्नोई ये जिला प्रभारी हैं और इनसे हम कुछ बातों को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि गौ सेवा आयोग की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से जो गौशालाओं को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने की बात हो, चाहे गोवंश के रख रखाव की बात हो, उनके लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनसे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप ये बताइए, मैंने एक चर्चा सुनी है कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, STF गठित की जो बात है, गोवंश के देखरेख के लिए, गोवंश की तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने उचित कदम उठाए हैं, इसके बारे में आप बताइए। ऐसा है, पीछे मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बैठक में तय हुआ तो उसके आधार पर न केवल नोटिफिकेशन बल्कि हरियाणा स्तर पर गौ रक्षा टास्क फोर्स बन चुकी है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय के अध्यक्षता के अंदर, उनकी चेयरमैनशिप के अंदर ये, और उसमें पुलिस विभाग से एक टॉप के अधिकारी रहेंगे, अन्य जो संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारी रहेंगे, ताकि जो बेसहारा गौवंश है उसकी भी उचित व्यवस्था हो पाए हरियाणा में। वैसे पहले 2 से 2.5 लाख था, जो बहुत कम रह करके 30-40 हज़ार हरियाणा में रह गया है, तो उसकी भी उचित व्यवस्था हो, गौशालाओं में भेजा जाए और गौशालाओं में भी उसकी ठीक से व्यवस्था हो जाए इसके लिए। और सबसे बड़ी बात, जो गौवंश की तस्करी हो रही है उसको रोकने के लिए और फिर तस्करी में पकड़े गए गौवंश की भी अच्छी व्यवस्था के लिए ये टास्क फोर्स बनाई गई है। हरियाणा स्तर पर चेयरमैन जी की अध्यक्षता में ये टास्क फोर्स का गठन हो चुका है और जिला स्तर पर 11 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाई जा रही है। बहुत जल्दी सभी जिलों में ये टास्क फोर्स का गठन हो जाएगा। सर एक कानून सरकार ने बनाया है गौ संवर्धन का, काफ़ी अच्छा कानून है, इस पर गौ तस्करों पर काफ़ी अच्छा चाबुक चला है प्रशासन का, इसके बारे में आप क्या कहें? ऐसा है भी, हरियाणा सरकार की जब 2014 में पहली बार गठन हुआ तो सबसे पहला कानून यही बनाया गया, गौ संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम। तो उसके अनुसार भारत का सबसे कड़ा कानून है और गौवंश के तस्कर को, गौ मांस ले जाने वाले को और इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष की कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों ये सजाएं दी जा सकती हैं। इसके साथ गौ मांस की तस्करी करने वाले को 7 साल की कैद, जिस वाहन में गौ की या गौ मांस की तस्करी की जाती है वो वाहन की जब्ती, ताकि वो वापसी ले ही ना सके। तो इस प्रकार के अन्य जो इसमें प्रावधान किए गए हैं, पूरे भारतवर्ष में सबसे कड़ा कानून हरियाणा का ही है। सर बड़ा कड़ा कानून है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमने भी देखे हैं, थानों के अंदर जो व्हीकल हैं वो वहीं खटारा हो रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं गौ तस्करी की जो घटनाएं हैं वो क्यों कम नहीं हो पा रही? नहीं, तस्करी पहले से बहुत कम हुई है लेकिन देखो जी, पूरा जो इस पे रोक है वो समाज के सहयोग से ही लग सकती है। दूसरी बात यह है कि ये तस्करी केवल हरियाणा से नहीं हो रही है, जो बाहर से पंजाब और राजस्थान से जो है वाया हरियाणा होती है, उसके बारे में हम नियंत्रित तो नहीं कर सकते, हम तो अपने राज्य में रोक सकते हैं और वो हम रोक रहे हैं। और बड़ी मात्रा में जो है सामान्य स्थानों पे हरियाणा में तस्करी नहीं होती है। मेवात का कुछ क्षेत्र है, उस पर भी अभी पिछले कुछ समय से, जब से ये टास्क फोर्स बनी है उससे पहले भी और अब तो और ज़्यादा जो है तस्करी और गौवंश हत्या पर रोक लगी है। सर क्या और विशेष व्यवस्थाएं जो है गौशाला के रख रखाव की मैं बात करूं तो क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित की जा रही हैं? ऐसा है कि जो गौशालाएं चलाना सरकार का काम नहीं है, ये समाज का काम है और हरियाणा का समाज बहुत ही अच्छे से इस काम को अंजाम दे रहा है। फिर भी यदि कहीं आवश्यकता होती है तो सरकार हर स्तर पर गौशालाओं के समितियों के साथ खड़ी है। पिछले 5-5.5 वर्ष के अंदर, जब से हरियाणा सरकार ने ये आयोग दोबारा से बनाया, फिर रिन्यू किया, तो उसके लगभग 109-10 करोड़ रुपया आर्थिक सहयोग हम गौशालाओं को दे चुके हैं। ये उस स्थिति में है जबकि 1947 से 2014 तक एक भी रुपया नियमित रूप से गौशालाओं को नहीं जाता था। सर बिजली की मैं बात करूं, वैसे गौशालाओं को बिजली यूनिट काफ़ी सरकार ने दर काफ़ी कम किए हैं, इसके बारे में? पहले गौशालाओं को 5 से लेकर के 8 रुपये यूनिट अलग अलग स्थानों पर बिजली दी जा रही थी। तो हमने
मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और तुरंत उसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री जी ने सभी गौशालाओं के लिए बिजली 2 रुपये यूनिट घोषित ही नहीं कर दिया बल्कि लागू भी कर दी है। तो ये थे विद्यासागर जी बागला, इनसे हमारी चर्चा हुई और इनसे विस्तृत रूप से हमारी कुछ योजनाओं पर चर्चा हुई। हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है गौरक्षा के लिए, उनके लिए भी काफ़ी चर्चा हुई। उनसे हमारी लगातार बातचीत, उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो गोवंश को के रखरखाव की बात रही, चाहे कोई अन्य जो योजनाओं की बात है उसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। हमारे साथ योगेश बिश्नोई भी मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। तो उनसे पूछेंगे कि योगेश जी, आप ये बताइए, जिला प्रभारी हैं आप, तो आप जो गौशालाओं के आर्थिक सहयोग की मैं बात करूं या अन्य योजनाओं के लाभ की पहुंचाने की बात करूं, तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आर्थिक सहयोग तो समाज से मिल रहा है, सरकार से मिल रहा है। सरकार ने जो गौ सेवा आयोग बनाया उसके बाद अपने सिरसा जिला में करोड़ों रुपए गौशालाओं को शेड बनाने के लिए, बाड़े बनाने के लिए, देसी गोवंश को अलग करके देसी नस्ल सुधार और गौ उत्पाद, गाय के गोबर से और गाय के मूत्र से जो उत्पाद बनते हैं वो बनाना चालू किया। और इसकी तरफ गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज हरियाणा गौ सेवा आयोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और लगभग 70-80% इसमें गौ सेवा आयोग कामयाब भी है। बाकी आत्मनिर्भरता के बारे में आप वाइस चेयरमैन साहब बैठे हैं, इनसे पूछो, ये आपको विस्तार से बताएं। तो ये थे योगेश बिश्नोई और हमारी इनसे भी बात हुई। हम इनसे एक चर्चा मैं बागला जी से और करने वाला हूं, जो इन्होंने अभी गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कही है, जो पंचगव्य बनाने की जो बातें हैं, गौशाला का जो नाम है बनवाड़ा का काफ़ी अच्छा गिना जा रहा है। इसके बारे में एक सवाल मैं उनसे ज़रूर करूँगा कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बागला जी क्या योजना है, ये बता दीजिए। ऐसा है, सबसे पहले तो हमने गौशालाओं को, क्योंकि जो भी पंचगव्य उत्पाद बनते हैं वो देशी गोवंश से बनते हैं, तो उसके लिए हमने एक सीमन लॉन्च किया है और वो सभी ज़िलों में वो पहुंच चुका है, जिससे कि देसी गौवंश की केवल बछड़ियां पैदा होती हैं और वो बछड़ियां भी 10 से 20 लीटर दूध के रिकॉर्ड वाली होती हैं। और ये ना सिर्फ सब जिलों में पहुंच चुका है बल्कि लगना शुरू हो चुका है और 2 से 2,500 बछड़ियाँ हमें मिल भी चुकी हैं। बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि इनसे फिर गोबर और गोमूत्र से जो उत्पाद बनेंगे वो कैसे बनेंगे, तो इसके लिए हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए। सौभाग्य से आज हम इस धरती पर बैठे हैं जहाँ पर 2 वर्ष पहले हमने प्रशिक्षण केंद्र चलाया और 6 दिन के प्रशिक्षण के अंदर हमें जो है 64 लोगों को यहाँ प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार से फिर प्रशिक्षण के बाद वो क्या करें, वो अपनी अपनी गौशालाओं में देशी गौवंश अलग करके उससे उत्पाद बनाएं। वो उत्पाद बनाएं, वो बिकेंगे कैसे, तो इसके लिए भी हरियाणा सरकार ने, हरियाणा गौ सेवा आयोग ने पंचकूला के अंदर 2 गौशालाओं में एक जो रिसर्च सेंटर, जिसको हम अनुसंधान केंद्र कहें, वो खोले हैं। उसमें गौमूत्र आधारित गोनाइल, फिनाइल की जगह गोनाइल, गोबर से बनने वाला पेंट जो अभी पीछे गडकरी जी ने भी लॉन्च किया है, और जैसे गोमूत्र के गोबर के अन्य उत्पाद और गोबर और गोमूत्र से बनने वाली जैविक खाद, इन चीज़ों पर हम रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं और उससे जो भी फार्मूला निकल करके आएगा वो सब गौशालाओं को देंगे। जिन जिन गौशालाओं ने जो देशी गौवंश अलग कर लिया है उन सब को इतनी आय हो जाएगी कि वह सोच ही नहीं सकते कि हमें जो है कभी मांगना ही नहीं पड़ेगा। उदाहरण के रूप में जैसे गोबर से जो पेंट बनता है, जो पीछे गडकरी ने लॉन्च किया जयपुर में, जिसकी फैक्ट्री भी शुरू हो चुकी है, हम अपने 2 प्रतिनिधियों को, जिसमें एक पशुपालन विभाग के डॉक्टर हैं, आयोग में काम करते हैं, और एक अन्य प्रतिनिधि को वहाँ से प्रशिक्षण दिलवा चुके हैं और 2-3-4 दिन के अंदर वहाँ से वैज्ञानिक आकर के जो व्यवहारिक रूप से हमें वो जो है वो बताएंगे कि किस प्रकार से आप यहाँ की परिस्थिति में वो बना सकते हैं वो पेंट। तो वो पेंट जैसे बनेगा आप हैरान होंगे कि उसमें 400 से 600 रुपये किलो का एक ऐसा कंटेंट डलता है जो गोबर से मिलता है, और वो 1 किलो गोबर के अंदर वो कंटेंट, वो तत्व 100 ग्राम मिलता है। यानी कि देसी गाय का गोबर 6-7 रुपये खर्च करने पर उस गौशाला को एक गोबर 6-7 रुपये किलो का खर्च करेगी तो उसका गोबर 40 से 60 रुपये किलो बिकेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी प्रकार से जो धूप है उसकी हमने प्रशिक्षण दिया है, वो 200 से 300-400 रुपये किलो बिकता है। इसी प्रकार फिनाइल की जो बात है, बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ मैं, कि जो बाज़ार में फिनाइल बिकती है, जो अपने घरों में हम प्रयोग करते हैं, उसकी जो DDT या इस प्रकार के विषैले तत्वों से बनी होती है।
ये सबको पता है। हमने जो गोनाइल बनवाई है, लाडवा गौशाला और रतिया केशव गोवर्धन केंद्र, 2 गौशालाओं की हमने टेस्ट करवाई, तो लाडवा गौशाला की 74.2% बैक्टीरिया किलिंग रेट आया प्राकृतिक तत्वों के साथ, उसमें कोई टॉक्सिन नहीं पाया गया, जहर नहीं पाया गया। रतिया की जो गौशाला है केशव गोवर्धन केंद्र, वहाँ का 80.65% बैक्टीरिया किलिंग रेट आया है, और उसका पीएच वैल्यू भी रतिया वाले का बहुत अच्छा है, 6.5 के लगभग आया है। तो इसको हम बढ़ा करके 7.5 करने में सफल हो गए हैं अनुसंधान केंद्र पे, जो बहुत अच्छा जो है, जो स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू माना जाता है। इसी प्रकार से उसकी जो बैक्टीरिया किलिंग रेट है प्राकृतिक होते हुए भी 90, 95, 97, 98 तक ले जाने का हमारा प्रयास है, और बहुत जल्दी हम उसमें सफल होंगे। जैसे ही हम टेस्ट करवाने के बाद उस पर पहुँच जाएंगे, उस सब का डॉक्यूमेंटेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करवा करके हम उस स्रोत को अप्रूव्ड सोर्स यानी अधिकृत स्रोत घोषित करवाने में सफल हो जाएंगे। तो फिर सरकार के सभी विभागों में जो जहर वाली जो फिनाइल चलती है, उसके स्थान लेकर के गौशालाओं में बनी हुई प्राकृतिक गोनाइल बिकने लग जाएगी, और समाज में भी वो इसका स्थापित हो जाएगी, वो बिकेगी, तो गौशालाएँ अपने पैर पर खड़ी होंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी अच्छी जानकारियाँ जो हमारे गौशाला आयोग के पदाधिकारी हैं उन्होंने दी है, पर एक बात उन्होंने ज़रूर कही है कि गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जो सरकार है और जो आयोग है वो काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहा है। आप देखते रहिए हम आपकी आवाज़।